प्रिय छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हरियाणा की सांग परंपरा और उद्भव और विकास, यानी कि हमारा जो BA 6M का ये जो चैप्टर है ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी है। तो इसमें हम सीरीज बाय सीरीज कर रहे थे। इससे पहले भी मैं जो है हरियाणा का जो है बोलियों का, हरियाणा की प्रमुख जो बोली है उसका वीडियो ले चुका हूँ। आप वो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आप जा कर के देख लीजिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टाइम मिलती रही। और आज हम पढ़ते हैं कि हरियाणा की सांग परंपरा के उद्योग एवं विकास का सार में प्रकार डालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परिचय। दूसरों का रूप धारण करने के लिए जो वेश धारण किया जाता है उसे स्वांग कहते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि ये सांग क्या है, जो पुराने समय का एक मंच अभिनय है। आपने कभी देखा भी होगा। इसके अंदर जो क्या है, जो भी पात्र होते हैं वो सभी पुरुष होते हैं, कोई भी स्त्री नहीं होती। और पुरुष पात्र ही क्या है, वो औरत का कपड़े पहन करके है, वो औरत का जो अभिनय करते हैं, रूप धारण करते हैं। और मंच पर है वो एक नाटक खेला जाता है, उसके अंदर संगीत का भी यूज किया जाता है। और एक स्टेज होता है जिसके ऊपर सभी बैठ जाते हैं। और इस प्रकार जिसे हम चबूतरा कहते हैं हरियाणवी भाषा में, आम हरियाणवी भाषा में जिसे हम चबूतरा कहते हैं, इस प्रकार के है स्टेज होता है। और स्टेज पर क्या है, सब तीन और जो है बैठ जाते हैं, जिस प्रकार आपने फोटो में भी देखा होगा, थंबनेल की जो फोटोज में देखा होगा। तो इस प्रकार जो है बैठ जाते हैं और ये सब, और उनके बीच में जो आकर है एक मैन पात्र है वो अभिनय करता है। और इसके आसपास चारों ओर है जो लोग आकर के बैठ जाते हैं और चारों ओर, और वो उनके तीन ओर बैठ जाते हैं और उनके अभिनय को देखते रहते हैं। और इस प्रकार ये स्टेज पर अभिनय चलता रहता है। और राग रागनियाँ इसके अंदर गाई जाती हैं, एक प्रकार हरियाणवी गीत गाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो है वो सांग मंच पर अभिनय किया जाता है। और ये सांग क्या है, इसका विकास कब हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो हम बात आगे करते हैं। स्वांग कहते हैं दूसरे शब्दों में रूप में धारण करने की जो क्रिया किसी रूप का आरोपित कर उसका प्रतिरूप प्रस्तुत करती है, उसे स्वांग कहते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में रूप धारण करने की जो प्रक्रिया, यानी कि दूसरे का रूप धारण कर लिया, किसी भी अभिनेता का अन्य व्यक्ति का रूप धारण कर लिया, राम का, कृष्ण का, कोई भी विशेष व्यक्ति उसका रूप धारण करके उसी जैसे वस्त्र पहन लिए जाते हैं, तो उसे हम स्वांग कहते हैं। इन स्वांगों के अनुकरण में मूल की प्रतिष्ठा ही रहती है। डॉक्टर महेंद्र भानावत ने लिखा है, अनुकरणकर्ता विवेकपूर्ण विवेशपूर्ण परिवर्तन करके अपने खेल तमाशे इस ढंग से प्रदर्शित करता है कि कभी कभी मूल अथवा अनुकरण का भेद कर पाना कठिन हो जाता है। यानी कि जो तमाशा करने वाले, जो सांग करने वाले जो पात्र होते हैं उसके अंदर वो इतना अच्छे तरीके से प्रदर्शन करते हैं कि आप पता नहीं लगा पाते कि वो स्त्री है। जिस पर स्त्री का वेश धारण कर लिया तो स्त्री के वेश में ही वो स्त्री जैसे ही लगते हैं, तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि स्त्री है पुरुष है। तो इस प्रकार जो उनका जो अभिनय करने का ढंग है वो बहुत ही अपने अनुभवी होते हैं अपने अभिनय करने में। तो उनको पहचान, उनके भेद का, यानी कि वो रूप धारण करते हैं उसका पता ही नहीं चलता, उसे उस जैसे ही दिखने लग जाते हैं। तो धोखा देने के ढंग अथवा आडंबर के रूप में जो वेश परिवर्तन किया जाता है वह स्वांग, उसे क्या है, स्वांग कहते हैं। फिर स्वांग भरना हिंदी का प्रसिद्ध मुहावरा भी है जिसका अर्थ है मूल की नकल करना ही। खड़ी बोली के लोक जीवन में स्वांग को ही सांग कहते हैं। यानी कि जो स्वांग है उसे ही हम क्या कहते हैं, सांग या स्वांग एक ही बात है। जनता की यह बहुत प्रिय है और सांग हरियाणा का लोकप्रिय नाट्य है और जनरंजकारी यह विधा हरियाणा के लोकमान्य पर जादू का सा प्रभाव डालती है। मंच के चारों ओर बैठे दर्शक रागनियों की स्वर लहरियों में अनुयुक्त एवं लिंगारूप अनुस्त एवं वाद्य संगीत आदि से परिपूर्ण कथा को सुनकर देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यानी कि जो आज के जो लोग हैं, आजकल तो क्या है फ़ोन आ गए हैं और लोग क्या है सांग जो परंपरा है अब धीरे धीरे मतलब सिमटती जा रही है, क्योंकि आजकल लोग जो है वो सांग देखने कोई नहीं जाता, अपने फ़ोन में क्या है लोग मनोरंजन कर देते हैं, तो फ़ोन में बिजी रहते हैं। इसलिए आजकल ये जो
जिस प्रकार जागरण होते थे या फिर स्वांग होते थे या रामलीला होती है, हम देखते हैं दशहरे पर, तो आज उन चीज़ों को देखने नहीं जा रहा। तो आज इनका जो महत्व है वो दिन प्रतिदिन थोड़ा सा कम होता जा रहा है, इनकी ओर रुझान कम होता जा रहा है। लेकिन आज भी जो हरियाणा के कई गाँव हैं वहाँ सांग है वो मंच पर अभिनय किया जाता है और काफ़ी लोग वहाँ देखने जाते हैं और अनेक प्रकार के हरियाणवी चुटकुले, और ये सांग है वो बिल्कुल हरियाणवी भाषा में ही अभिनय किया जाता है पात्रों द्वारा। और इसके अंदर जो है मानव की जो आम जीवन शैली का भी चित्रण किया जाता है। तो हर प्रकार की जो वेशभूषा धारण करके जो अभिनय करने वाले हैं वो अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं उस मंच के माध्यम से। वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही है या भूतकाल की जो परिस्थितियां उनका वर्णन भी वे अपने सांग में करते हैं। आगे देखते हैं हम सांगों के नाट्यकला की भांति कथानक यानी पात्र संवाद, पात्र चरित्र चित्रण, रस निरूपण, अभिनेता, उद्देश्य आदि प्रमुख तत्व होते हैं। सांग के नाट्यकला के भी ये प्रमुख तत्व हैं। तो आगे देख लेते हैं हम हरियाणा में सांग परंपरा एक प्राचीन और एवं लंबी परंपरा रही है और विद्वानों ने इसे परंपरा के उद्भव को एवं विकास को समझने के लिए इसका वर्गीकरण समय और इस परंपरा में हुए परिवर्तन के आधार पर किया है। हम यहाँ इस विधा के उद्गम एवं विकास का वर्णन सार रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आरंभिक काल है, जो सबसे पहले कहाँ से, जो किस समय से, पर्टिकुलर समय से जो है हरियाणा के अंदर जो सांग परंपरा का जो विकास होता है, शुरुआत होती है, वो देख लेते हैं हम। हरियाणा में लोक नाट्य एवं सांग रचना उनका अभिनय करने का बहुत पुराना परंपरा रही है। बहुत पुराने टाइम से ही हम देखते हैं कि ये परंपरा हरियाणा के अंदर रही है और समय समय पर इस परंपरा में परिवर्तन भी हुए हैं और किसी परंपरा में परिवर्तन शुभ की निशानी है। यानी कि इसके अंदर जो इस परंपरा में यानी कि जो सांग की जो परंपरा है, सांग की जो परंपरा, उसमें परिवर्तन हुआ, परिवर्तन अच्छे ही माने जाते हैं। हम देखते कोई भी चीज़ में परिवर्तन हो। तो श्री राम नारायण के अनुसार सांग का आरंभिक जो समय है, युग है, वो 1200 ईसा से लेकर के 1750 ईसा तक माना जाता है। यानी कि आप अंडरलाइन कर लेना 1200 से 1750, यानी कि जो आरंभिक काल है उसे। और आगे हम देख लेते हैं उनके मतानुसार 11वीं शताब्दी में पंजाब के मल नामक जाट, रावत नामक राजपूत और रंगा और नामक जुलाहा ने मिलकर एक स्वांग मंडली बनाई थी। ये महत्वपूर्ण पात्र है। मल नामक जाट, रावत नामक राजपूत और रंगा नामक जुलाहा ने मिलकर के स्वांग मंडली बनाई थी और इस मंडली ने गांव-गांव में घूमकर जनता का मनोरंजन किया था। इन्होंने अपनी मंडली बनाई और ये प्रत्येक गांव में गए, कहीं पर इन्होंने कुछ समय तक रहे, वहाँ सांग किया और कहीं ने खाना पानी मिल जाता था। पर बिल्कुल घुमक्कड़ प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, जो सांग करने वाले हैं, क्योंकि प्रत्येक गाँव में जा करके ये सांग करते और वहाँ जितना भी गाँव वालों से जो धन वगैरह इन्हें मिलता है उससे अपना एक गुजारा चलाते हैं। तो एक इनका धंधा भी था, एक इनका कार्य भी बन गया था और इस कला में इस प्रकार जो है निपुण हो गए थे और लोगों का मनोरंजन का साधन था। क्योंकि उस समय अगर हम बात करते हैं 1200 से 1750, तो उस समय क्या टेलीविज़न वगैरह या मनोरंजन के इतने जो साधन हैं वो विकसित नहीं थे। तो लोग जो किसान है, गाँव के जो लोग अपने खेती बाड़ी के जो कामों से फ्री होकर क्या करते थे, सांग देखने के लिए जाते थे और ताकि उनका इस बहाने मनोरंजन हो जाता था। और तो मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन था प्राचीन काल के अंदर। अगर हम बात करें, अगर आप अपने दादा दादी से पूछेंगे तो आपको इसके बारे में और भी अच्छे से बता देंगे किस प्रकार सांग होते थे। और आज भी कई जगहों पर ये सांग होते हैं, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है। और आगे हम देखते हैं हरियाणा के महान सांगी पंडित रामकिशन व्यास ने 13वीं शताब्दी में हरियाणा सांग का आरंभ स्वीकार किया। उन्होंने नारनौल निवासी गुजरात पंडित बिहारीलाल से सांग का उद्भव स्वीकार किया। उन्होंने अपने मत को इन शब्दों में व्यक्त किया है। नारनौल का गुजराती ब्राह्मण बिहारी लाल था। सांग शुरू किया सन 1206 का साल था। नाचे गावे चेतन चैला करे कमाल था। सोहनी सवेया ठुमर सोरठा गावे ख्याल था। इस प्रकार जो उन्होंने अपने मत प्रकट किया है बिहारी लाल जी ने।
और पंडित बिहारीलाल पश्चात उनके प्रसिद्ध शिष्य चेतन सांग ने सांग परंपरा को जीवित रखा। यानी कि बिहारीलाल के बाद उनके जो प्रसिद्ध शिष्य हुए चेतन सिंह ने, उन्होंने इस सांग परंपरा को जीवित रखा। इसके बाद कहीं कहीं सांग की करने की परंपरा चलती रही, और किंतु औरंगजेब ने सांग करने पर प्रतिबंध लगा दी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस जो शासक था उसने सांग परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब था उस समय, उनके शासनकाल में प्रतिबंध लग गया था। फलस्वरूप इस परंपरा के विकास के अवरुद्ध उत्पन्न हो गए। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात कवि बालमुकुंद ने उनके शिष्य कवि श्री कुमार ने इस सांग परंपरा को पुनः जीवन प्रदान किया। उनके दूसरे शिष्य किशन लाल भाट ने सांग परंपरा में क्रांतिकारी परिवर्तन किए और उसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया। और किशन लाल जो भाट है, उन्हें सांग परंपरा का भीष्म पितामह कहा जाता है। 1 नंबर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आप ध्यान रखना कि किशन लाल भाट को सांग परंपरा का भीष्म पितामह कहा जाता है। आगे हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है, कहने का भाव है कि हरियाणा की सांग की परंपरा बहुत पुरानी है और सबसे पहला जो सांग है वो किशन लाल भाट को ही माना गया है। किशन लाल जो भाट हुए थे उन्हें ही माना गया है। उसका समय लगभग सन 1730 के आसपास माना गया है। और उस समय एक व्यक्ति ढोलक बजाता था और दूसरा सारंगी, और एक प्रसिद्ध यंत्र होता है बजाने का, और उनका आसपास 15-16 दर्शक आकर खड़े हो जाते थे। और यह परंपरा कई वर्षों तक चलती रही। और इस परंपरा का रामलाल खट्टिक और नेत्राम के लिए जा सकते हैं के नाम लिए जा सकते हैं। और यह परंपरा लगभग 170 वर्ष तक चलती रही। विकास काल, पहला आरंभिक काल, उसके बाद में सांग परंपरा किस प्रकार विकास होता है वो हम देखते हैं। हरियाणा के अंदर हरियाणा सांग परंपरा के अनुसार दूसरे काल और विकास उसका चरण कहा जा सकता है। तो और क्योंकि इस काल के तक आते आते सांग का स्वरूप कला के प्रतिष्ठ हो चुका था। और अब ढोलक चिमटे वाले मंडली नहीं रही गई थी। और इस युग में अनेक सांगियों ने सांग परंपरा को आगे बढ़ाया और इस तरह तरह के परिवर्तन करके इसके कलात्मक स्वरूप प्रदान किया। इस युग में नुह तहसील के गांव अकेडा के सादुल्ला ने कई सांग लिखे और उनका सफलतापूर्वक अभिनय करके सांग परंपरा के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें मेवाती जन कवि होने का गौरव प्राप्त है। सादुल्ला कृत मेवाती भाषा में महाभारत, जिसका शीर्षक पंडून काकड़ा बहुत चर्चित रही है। और इस युग के दूसरे महान जो सांगी है बंसीलाल को नाम भी बड़े आदर से लिया जाता है। और उनके 3 सांग गुरु गुग्गा और राज गोपीचंद तथा राजा नल बहुत ही लोकप्रिय रहे। यानी कि जो बंसीलाल उनके जो 3 सांग हैं गुरु गुग्गा और राजा गोपीचंद, ये आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। राजा नल बहुत लोकप्रिय रहे। आगे हम देखते हैं कि उत्कर्ष काल यानी कि स्वर्ण युग भी कहते हैं। उत्कर्ष काल को जो हुआ था, क्योंकि स्वर्ण युग को कहते हैं, हम देखते हैं। विद्वानों ने हरियाणा की सांग के इस युग को उत्कर्ष काल बताया है। कुछ विद्वानों से इसे हरियाणा सांग के इतिहास का स्वर्ण काल भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में जो ज़्यादातर जो विकास हुआ था वो इसी काल में होता। और यह बात तो निश्चित है कि इस काल में अशासित विकास हुआ और अत्यंत उच्च कोटि के सांगों की रचना हुई। और विद्वानों ने इस युग को समय 1850 से 1950 तक माना है। और इस युग के आरंभ में भक्ति भावना से ओतप्रोत सांगों की रचना हुई। और इस युग में सर्वप्रथम अली बख्श का नाम लिया जा सकता है। रेवाड़ी के क्षेत्र में उनके सांगों की धूम मची हुई थी। हजारों की संख्या में लोग उनके सांग देखने के लिए एकत्रित हुए। और इनके सांगों में श्री कृष्ण लाल, पद्मावत, फिसाने, अजाइब आदि प्रमुख है। अली बख्श का निधन सन 1899 में हुआ और इनके पश्चात इनके धनिया मानिया नामक शिष्यों ने सांग परंपरा के विकास को अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया। इस युग के योगेश्वर बलाकराम का नाम भी उनके सांगों के लिए बड़े आदर से लिया जाता है। उन्होंने पूरनमल भक्त, निहालदे नर सुल्तान नामक सांगों की रचना की। इस युग के अहमद बख्श थानेसरी ने रामायण, जयमल फता, गुग्गा चौहान, सोरठ,
चंद्रकिरण आदि सांगों की रचना करके सांग परंपरा को आगे बढ़ाया। और इस काल में हरिदास उदासी ने एक सांग रतन सेन राजा की रचना की। और 19वीं शताब्दी के मध्य में ताऊ सांगी का नाम सांग के लेखक में प्रसिद्ध रहा और उन्हें रुक्मणी विवाह नामक पद्यबंध सांग की रचना की। इस सांग में कुल 178 पद हैं और किशनलाल ने मोरध्वज, हरिश्चंद्र, भक्त प्रहलाद, उषा, अनिरुद्ध नामक सांगों की रचना की। इस युग में शादीराम ने हरियाणवी सांग परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने रामायण के अतिरिक्त भजनों व गजलों की रचना भी की है। और 20वीं शताब्दी के आरंभ में सांग क्षेत्र में पंडित दीपचंद और आविर्भाव हुआ। पंडित दीपचंद और काव्यशास्त्र एवं संस्कृति के विद्वान थे। उन्होंने सांग परंपरा में आमूल चूल परिवर्तन करके उसे नई दिशा और नया मोड़ दिया। दीपचंद्र ने अपनी ओसवी वाणी का प्रयोग करते हुए युवकों को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने की प्रेरणा दी। पंडित दीपचंद ने सांगों के अभिनय करने के लिए अपनी एक सांग मंडली बनाई। पंडित मांगेराम सांग ने इसी विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा, 170 साल बाद फिर दीपचंद होगा, सजिंदे तो बजा दिए और घोड़े का नाच बंद हो गया। आगे हम देखते हैं इस प्रकार एक पहली अपनी लिखी है इन्होंने पंडित मांगेराम सांगी ने। और आगे देखते हैं हम पंडित दीपचंद के बाद सांगी हरदेव का युग आता है। हरदेव पंडित दीपचंद्र का चेला था और उसने दीपचंद्र से अलग होकर अपनी सांग मंडली का गठन किया। उसकी सांग शैली के प्रमुख विशेषता थी कि उसने सांग को अधिक सहज एवं स्वाभाविक रूप प्रदान किया। हरदेव को सांग परंपरा के तुर्त भूर्त ने आगे बढ़ाया। चरतु भरतु ने आगे बढ़ाया। उन्होंने सांग में स्त्रीवेश में धारू की अंगिया के स्थान पर कुर्ते का प्रचलन किया था और कफिया छंद के स्थान पर रागणी का प्रयोग किया था। यानी कि पहले हम देखते हैं कि जो स्त्रीवेश के अंदर जो धारू यूज किया जाता, धारू की अंगिया के स्थान पर कुर्ते का प्रचलन हुआ और जो कफिया छंद का यूज किया जाता उसके बाद उसके स्थान पर रागणी गाए जाने लगी। यानी कि पहले ये छंद गाया जाता था लेकिन अब खैर रागणी गाए जाने लगी उसके बाद। और उनकी प्रमुख रचनाएं है जो है दंपति, नल दमयंती और दमयंती और उतान पाद, जानी चोर, सोरठ, सनादे, राजा भोज, गोपीचंद्र महाराज आदि इनकी जो है रचनाएं हैं। और आगे हम देख लेते हैं आदि सांग परंपरा के आगे बढ़ाने में दीपचंद्र के दो शिष्य स्वरूपचंद्र हरदेव का प्रयास भी सराहनीय रहा। इसी प्रकार हरदेव के शिष्य भाजे और भक्त ने भी कई सांग लिखकर इस परंपरा के विकास में अपना योगदान दिया। सांग परंपरा में पंडित लक्ष्मीचंद को बड़े आदर से याद किया जाता है और उन्होंने हरियाणा सांग परंपरा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका समय 1923 से 1944 तक माना जाता है और वे अपने सांग स्वयं ही लिखते थे। जो पंडित लक्ष्मीचंद जी, दादा पंडित लक्ष्मीचंद जी है, उनका जो आप बहुत ज़्यादा लोग जानते भी होंगे पंडित लक्ष्मीचंद के बारे में। और आगे हम देख लेते हैं कि उनके आरंभिक सांग श्रृंगार में अधिकता थी और किंतु बाद में उनका ध्यान अध्यात्म की ओर खिंच गया और पंडित लक्ष्मीचंद ने नई गायन शैलियों की रचना भी की थी और डोली उनकी प्रमुख गायन शैली थी। उस गायन शैली में गीतों में मधुरता का समावेश हुआ। तो डोली इनकी जो प्रमुख गायन शैली थी। अलग अलग शैली होती है गायन की भी, तो इस प्रकार ये एक शैली थी उनकी। आधुनिक युग या स्वतंत्रोत्तर जो युग की बात करें तो ये युग शुरू होता है कब? ये शुरू होता है 1950 के बाद से। हरियाणा सांग परंपरा के इतिहास के चतुर्थ युग का विद्वानों ने आधुनिक युग में स्वतंत्र युग कहा है और इस युग का आरंभ 1950 से माना जाता है। और इस युग में सर्वप्रथम पंडित
मांगेराम का नाम लिया जा सकता है और मांगेराम पंडित लक्ष्मीचंद के शिष्य थे और उन्होंने लगभग 40 सांगों की रचना की। इनके सांगों में अमर सिंह, रोठा, चाप सिंह, अजीत सिंह, राजबाला, छेबाला, रूप बसंत, हीरा रांझा और पिंगल पर भरथरी, कृष्ण सुदामा आदि प्रसिद्ध हैं। और पंडित मांगेराम के बाद श्री रामकृष्ण व्यास का महत्वपूर्ण स्थान रहा। इन्होंने अनेक सांगों की रचना की। इनके सांगों में है रूपकला, जादूखोरी, धर्म की जीत, कमोकलेश, कैलाश, सत्यवान, सावित्री, साशिकला, सुखबीर आदि प्रमुख हैं। आधुनिक युग में सांग परंपरा के गौरव का प्रदान करने में श्री धनपत सिंह का नाम आदर से लिया जाता है। उनके सांगों के हरियाणवी व आसपास के क्षेत्रों में धूम मची रही। वैष्णो देवी, लीलो चमन, जीनी चोर, गोपीचंद आदि इनके प्रसिद्ध सांग है। श्री धनपत सिंह के युग में चंद्रलाल उर्फ चंद्रवाड़ी और श्री कृष्ण शर्मा ने भी इस दिशा में जो महत्वपूर्ण कार्य किया। और सांगी माइनचंद ने मंगला, हजरिया, रोशनी और राधा बिहारी तथा फौजी मेहर सिंह ने सेठ, द्रौपदी स्वयंवर, हनुमान जन्म आदि सांगों की रचना की। और इस प्रकार डॉक्टर रणवीर सिंह दहिया ने शहीद जसवीर सिंह और चंपा चमेली, जलियावाला बाग, भारतभूषण सांगीवाल ने सीताहरण, कृष्ण जन्म, कीचक वध और महाराणा प्रताप आदि सांगों की रचना की। श्री सुभाष चंद्र शास्त्री जी का कार्य भी इस दिशा में सराहनीय रहा। उन्होंने दुर्गा भाभी, नेता सुभाष चंद्र बोस आदि सांगों की रचना करके सांग परंपरा को आगे बढ़ाया। इस प्रकार हम देखते हैं अलग अलग जो सांगी हुए हैं। उपयुक्त के आधार पर कहा जा सकता है कि हरियाणा प्रदेश में सांग का मनोरंजन का साधन नहीं अपूत जीवन के विविध पक्षों को उजागर करने वाली सशक्त विधा है। इससे एक प्रसिद्ध परंपरा है और विद्वान इस परंपरा का आरंभ 13वीं शताब्दी से मानते हैं और इस परंपरा के चरम विकास के बिंदु 19वीं शताब्दी में देखे जा सकते हैं। आज की फिल्मी दुनिया व दूरदर्शन के इस युग में परंपरा की गति निश्चित तौर पर धीमी पड़ गई है। यह हमने देख ही लिया था कि आज का जो जिस प्रकार हम देखते हैं कि फ़ोन वगैरह आ गए हैं या लोग फिल्में देखते हैं ज़्यादा, तो कोई भी सॉन्ग देखने के लिए नहीं जाता और सॉन्ग किए भी नहीं जाते। आजकल जो है हरियाणवी सॉन्ग या फिर हरियाणवी जो डांस है गीतों पर उनका जो वर्चस्व है, तो ये सब चीज़ें समाप्त हो गई है। तो इस प्रकार हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो भी यहीं समाप्त होता है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको इसी प्रकार कंटिन्यू वीडियो आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो लेक्चर में ये ख़त्म होता है क्वेश्चंस। धन्यवाद।